हेलो डियर लर्नर्स। तो पीटीसी ईएलआरसी के सुपर इंग्लिश बैच के मॉड्यूल 2 के क्लास 10 में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा कि अंग्रेजी के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो 7 पैरेन बेसिक स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। मतलब अंग्रेजी के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो केवल 7 तरह के स्ट्रक्चर पर ही बने होंगे। तो हम क्या करेंगे, उनको आज हम उनको ब्लॉक वाइज बांटेंगे और उनमें से पहले स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर खोलेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ सिखाएगी। तो बिना देर करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग मॉड्यूल 2 के 10th क्लास में हैं। अभी 1-2 क्लासेस अभी इस पे ही जाएंगी जिनमें हम स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करेंगे। लास्ट में हम लोग टाइप ऑफ फ्रेज और टाइप ऑफ क्लॉज इसको पढ़ाने के बाद मॉड्यूल 2 हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम मॉड्यूल 3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हेलो गाइस। ठीक है, तो पहले मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि काम तो काम है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी रहें। तो मैं ये कह रहा था कि हमने क्या देखा था अभी तक कि एक सेंटेंस बनाने के लिए, अगर आपको मैं कहूँ कि एक सेंटेंस बनाना है, तो आप कहेंगे भैया उसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स, या हम कहें कि सेंटेंस के अंदर कुछ बेसिक प्लेसेस होते हैं, उनको पहले आपको डिकोड करते हैं। तो मॉड्यूल 2 में हमने उनको एक एक करके बहुत ही डीप एनालिसिस करी, उनको डिकोड कर लिया। जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो सकता है, फाइनाइट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है हमारा, और एडवर्बियल है। ठीक है, सब्जेक्ट का अपना कॉम्प्लीमेंट होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का अपना कॉम्प्लीमेंट होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब ये कह सकते हैं कि वो जगह हैं जिनमें हम शब्दों को रखते हैं और नए नए तरीके से सेंटेंस बना लेते हैं। फिर इस क्रम में हमने आपको एक बात और समझाई कि ये दो जो चीजें दिख रही है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, ये तो मैंडेटरी है, इनका होना जरूरी है, तभी तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। बाकी ये जितनी चीजें एक्स्ट्रा दिख रही हैं वो ऑप्शनल है, वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा हमने ये भी बात करी कि इनमें से सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हमेशा केवल सिंगल वर्ड में नहीं आएंगे, वो फ्रेज भी हो सकते हैं, वो क्लॉज भी हो सकते हैं। ये छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी मदद से आपको सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया समझाता हूँ कि कैसे इनको हम अरेंज करके सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, लेट मी चेक माई साउंड फर्स्ट। ओके, आई थिंक साउंड इज क्लियर नाउ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 4 ब्लॉक में इनको बांटूंगा। जैसे मैं कहूँ कि सबसे बेसिक बेसिक क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे भैया ब्लॉक 1 शुरू करें। सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं और उसके साथ आप फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट। दूसरा, अब इसी को थोड़ा सा एडवांस करते हैं। मैं कहूँ कि सब्जेक्ट लिख दिया, फाइनाइट वर्ब लिख दिया, और उसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड कर दी, एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लॉक कंप्लीट है। फिर मैं कहता हूं कि चलिए दूसरा ब्लॉक की बात कर लेते हैं। दूसरे ब्लॉक में सब्जेक्ट हो गया, हमने फाइनाइट वर्ब लिख दिया, और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इसका एक वेरिएशन भी है। वेरिएशन समझते हैं, मतलब इसका एक बदला हुआ रूप भी है। वो कौन सा है मैं बता देता हूँ। जैसे सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, यानी कि डुअल ऑब्जेक्ट वाली बात। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको याद आ रहा होगा जब ने हमने क्लासेस में ऑब्जेक्ट को डीपली एनालिसिस करी थी, तब ये बात आपको बताया था कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, और फिर इसमें हमने एक नया तत्व ऐड कर दिया। वो क्या है, एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ब्लॉक है। अब मैं कहूँ कि तीसरा ब्लॉक क्या हो सकता है। तीसरा ब्लॉक में मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? फिर मैंने कहा कि इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्लस एडवर्बियल्स। क्लियर? और चौथा ब्लॉक क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स। ठीक है, तो ये चार ब्लॉक हैं। इन चार ब्लॉक में ही जो भी बातें होंगी, जो भी सेंटेंस अंग्रेजी के लिखे जाएंगे, इन चार ब्लॉक में जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इसी तरीके में आएंगे। अगर आप चार ब्लॉक को ठीक ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं तो अंग्रेजी के किसी भी तरह के सेंटेंस को आप इजीली समझ पाएंगे। और जब आप सेंटेंस को समझ पाते हैं तो बहुत सारी बातें, अंग्रेजी में जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये बात जरूरी होती है कि हम उनके स्ट्रक्चर्स को पहले समझें, पहले हम सेंटेंस को समझ लें, उनके अंदर के वर्ड के फंक्शंस को समझ लें, तभी हम सेंटेंस को कंप्लीटली समझ पाते हैं और उन सवालों को जवाब दे पाते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात है। चलिए, तो आज हम पहले ब्लॉक की बात करेंगे। पहले ब्लॉक में केवल ये सिंपल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, इससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा है कि हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। इसको लेयर बाय लेयर तोड़ेंगे, है ना। इनको हम 8 लेयर में, अलग अलग लेयर में हम उनकी बात करेंगे और एक शानदार सा होमवर्क आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी क्लास में भी, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है थोड़ी लंबी हो सकती है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। मतलब कॉम्प्लिकेटेड आई मीन कि मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग जरूर लगेगा। तो कृपया इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको फिर मैं समझा दूं कि हम अंग्रेजी के साथ वो प्रयोग कर रहे हैं कि अंग्रेजी एकदम से आपको सटीक मैथ जैसे होता है ना, मैथ लाइक अंग्रेजी बन जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अंत तक बने रहिए। आपको ये सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना, जब हम लेयर बाय लेयर उसको खोलेंगे आपको लगेगा मजा आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं कि ब्लॉक वन ब्लॉक वन में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, और एक दूसरा इसका वेरिएशन हमने देखा, सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगा और हमने इसमें एडवर्बियल ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम कल इसको खोलेंगे, आज हम पहले वाले इस वाले स्ट्रक्चर को खोलने का काम करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब को खोलेंगे। बेयर मिनिमम बात क्या हो सकती है? बेयर मिनिमम मतलब कि एक सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ, बेयर मिनिमम बात कर रहा हूँ। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसको, जैसे मैंने लिखा बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये वाला तो वर्ब है यानी कि फाइनाइट वर्ब, और ये वाला क्या है हमारा? सब्जेक्ट। एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे सी स्माइल्ड। ये वाला हमारा फाइनाइट वर्ब है और ये वाला हमारा सब्जेक्ट है। कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन लेयर बाय लेयर खोलेंगे। जब लेयर बाय लेयर ये खुलती जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी नहीं है। हालांकि चीजें देखने में बड़ी सिंपल हैं, लेकिन जब हम लेयर बाय लेयर उसको खोलते जाएंगे, आपके आनंद का यानी कि आप मजे की, अगर आप एक क्या बोले कि अगर आप अ, ठीक ढंग के लर्नर हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और उम्मीद है कि हम लोग जो भी हैं, जो साथ में पढ़ रहे हैं, मतलब सभी लर्नर्स बहुत ही शानदार हैं और उनके परफॉर्मेंस देख के बहुत ही मज़ा आता है। आपके जो परफॉर्मेंस हैं, जो आप काम करके देते हैं भाई, मतलब क्या बताऊं, दैट इज़ लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। ओके, चलिए स्टेज वन से बात करते हैं। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, बेयर मिनिमम बात हो गई कि सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा फाइनाइट वर्ब होगा, एक एक वर्ड की बात है। लेकिन बात यही नहीं है, हम स्टेज वन की बात करते हैं। हमने शुरू किया स्टेज वन, मतलब स्टेज वन कहें या इसको आप कहें लेयर वन, मतलब पहली परत को हम खोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था, वो शायद आपको अभी याद होगा, मोडिफायर्स।
मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स दरअसल होते क्या हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने लिखा स्मार्ट स्मार्ट वॉच। तो वॉच एक नाउन है, ठीक है? और इसके लिए हमने एक एडजेक्टिव यूज़ करा, ठीक है? तो ये एडजेक्टिव क्या है? उसका मॉडिफायर है, ठीक है? मतलब इस नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये मॉडिफायर 2 तरीके से अप्लाई कर किए जा सकते हैं। मान लो कि एक वर्ड है, इसके पहले अप्लाई कर रहे हो, तो इनको हम कहेंगे प्री मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स माने पहले आके मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं इसको बाद में भी लिख सकता हूँ, जो इसको मॉडिफाई करेंगे, तो इनको हम बोल देंगे पोस्ट मॉडिफायर्स। पोस्ट मॉडिफायर्स, ओके। तो एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखेंगे। मॉडिफायर का मतलब ये नहीं होता कि केवल एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब भी मॉडिफायर होते हैं। क्या होता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है? तो एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए लेयर वन की हम बात कर रहे हैं। लेयर वन लेयर वन की बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट विद प्री मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स, ठीक है? सब्जेक्ट तो रहेगा। हम कौन से स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब की। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब की। तो हम फाइनाइट वर्ब क्या होता है? आपको पता है कि कई बार वो सिंगल वर्ड होता है, कई बार वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों मिल करके हमारा फाइनाइट वर्ब बनता है। कई बार एक ही वर्ब होता है, तो मेन वर्ब ही हमारा फाइनाइट वर्ब बन जाता है। तो एक छोटी सी बात है, इसको ज़्यादा मॉडिफाई हम कर नहीं सकते। तो चलिए सब्जेक्ट को मॉडिफाई करके देखते हैं किस तरह के सब्जेक्ट आते हैं इसमें। तो मैंने कहा कि लेयर वन में हम देखेंगे कि प्री मॉडिफायर का यूज करेंगे। यानी कि सिंपल मैं कहूँ कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसके मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा द ओल्ड मैन लाफ्ड। लाफ्ड, ठीक है? तो आप कहेंगे भैया ये वाला तो हमारा फाइनाइट वर्ब है। मैन क्या है? हमारा नाउन है। कल मैंने बता रखा था कि फाइनाइट वर्ब के इस वाले हिस्से में सब्जेक्ट मिलेगा, तो वही बात है। इधर हम कहीं नाउन की खोज करेंगे, नाउन हो गया। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ए एंड द भी हमारा एडजेक्टिव ही होता है, हालांकि उनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, डेटरमाइनस। उसको हम लोग विशेष पढ़ेंगे। डेटरमाइनस बहुत ही शानदार टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो हमने एक कल बता रखा था कि नाउन एडजेक्टिव हो तो नाउन हमारा क्या होता है? हेड वर्ड होता है। ये है हमारा हेड, ठीक है? तो अब यहाँ से यहाँ तक की जब बात हम करेंगे तो ये एक यूनिट के रूप में काउंट किया जाएगा। और हेड क्या होगा? नाउन। तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि एक से ज्यादा वर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। तो अगर ये नाउन हेड है इसका, तो हम कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है, ठीक है? अब ये नाउन फ्रेज टोटल का टोटल हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप देखोगे कि इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इसके पहले हम एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेक्शन होगा, दिस सेक्शन, इस सेक्शन को हम ये कह सकते हैं, इस सेक्शन को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा प्री मॉडिफायर है। प्री मॉडिफायर है। क्लियर? अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा फाइनाइट वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मैंने लिखा ए सडन सडन साइलेंस साइलेंस फेल। क्लियर? तो आप कहेंगे भैया ये तो हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। अच्छा, ये वाला चीज हमारा नाउन हो गया और ये वाले हमारे क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो हम इनको कहेंगे कि ये हमारे प्री मॉडिफायर्स हैं और ये वाला नाउन को मॉडिफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। टोटल के टोटल क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं। मतलब क्या है? ये नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। क्लियर? तो हम वही देख रहे थे, हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। तो ये टोटल का टोटल हमारा सब्जेक्ट है और ये वाला हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारी एक छोटी सी बेसिक लेयर थी, लेयर वन। अब हम बात करते हैं लेयर टू की। अब हम बात करते हैं लेयर टू की। अब हम पोस्ट मॉडिफायर का यूज करेंगे। हम कह रहे हैं सब्जेक्ट विद पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर्स। पोस्ट मॉडिफायर्स, ओके। पोस्ट मॉडिफायर आपको पता है, अगर ये नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करने, कोई भी वर्ड हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम बाद में जब चीज़ों को ऐड करते हैं तो उनको पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे और पहले ऐड करते हैं तो उनको प्री मॉडिफायर करते हैं।
जैसे कि आप देखेंगे इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने पहले एडजेक्टिव्स लगाए, तो दीज आर कॉल्ड प्री मॉडिफायर्स। ओके, अब हम बाद में मॉडिफायर करें, पोस्ट मॉडिफायर का यूज करेंगे। एक्चुअली जो पोस्ट मॉडिफायर होता है वो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? वो फ्रेज जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं उनको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इतना टेक्निकलिटी में आपको मतलब आपको एकदम से क्लियर हो रही होगी बात, अगर आप हम अब लगातार आप पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको एकदम बेसिक से क्लियर हो रही होंगी। एक काम करते हैं, कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसे भी समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लिखा, द मैन इन द कॉर्नर लाफ्ट। हमने कहा कि सबसे पहले हमें क्या खोजना है? फाइनाइट वर्ब हमें मिल गया। लाफ्ट क्या है? हमारा फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? अब इधर हमें क्या खोजना है? इधर ही हमें मिलेगा सब्जेक्ट। क्लियर? तो एक तो नाउन यहाँ मिला, एक तो नाउन यहाँ मिला। अच्छा, नाउन से पहले अगर हमारा प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है? तो हम देखते हैं कि ये वाला जो नाउन है, नाउन नाउन और हमारा रहा एडजेक्टिव, ये दोनों मिल करके वो बेसिक फ्रेम बना रहे हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ है। लेकिन इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हमने प्रेपोजिशन के साथ 2-3 वर्ड लिखे। तो हम इसे कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? आप कहेंगे भैया ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है? तो ये एडजेक्टिव हो सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? तो आप कहेंगे एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। ठीक है? अच्छा, ये वाला एडजेक्टिव इसको प्री मॉडिफायर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो छोटी सी बात मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सब्जेक्ट तो हमारा नाउन ही होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? नाउन ही होगा। लेकिन इसके साथ जो मॉडिफायर्स आए हुए हैं उनको भी हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो ये वाली जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक की जो पोर्शन है, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है और हमारा क्या है? पोस्ट मॉडिफायर है। पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है? क्लियर? तो अब मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी बात बन रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो बात बन रही है, हम ये कह सकते हैं कि ये है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब किसके साथ बनेगा? ये पूरे के पूरे के अनुसार हमारा वर्ब चेंज होगा क्या? नहीं, ये मेन जो वर्ड है, इसके अनुसार हमारा वर्ब यहाँ पे यूज होगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे हैज़ और हैव दोनों लगाऊं, जैसे द मैन इन द कॉर्नर हैज लाफ्ड और हैव लाफ्ड, तो आप क्या यूज करेंगे? तो आपको इस मैन के अनुसार यूज करना पड़ेगा। मैन चूंकि सिंगुलर है तो यू विल यूज हैज नॉट हैव। तो यही बात होती है, अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली समझ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है? तो हमने कहा कि यहाँ तक जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंसिडर करा जाएगा। ठीक है? अब एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये बात और क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि द बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ, द बर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, माइग्रेटेड। तो आप कहेंगे कि भैया ये जो माइग्रेटेड वर्ड है ये है हमारा फाइनाइट वर्ड। क्लियर? अब ये जो वर्ड्स हैं ना, ये है हमारा वो नाउन जो सब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर? और सब्जेक्ट यहाँ देखिए तो ये एक एडजेक्टिव है। ये टोटल का टोटल ब्लॉक जो है, ये टोटल का टोटल ब्लॉक जो है, हम कह सकते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। ठीक है? क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव में नाउन हेड वर्ड होता है। लेकिन अब इसके साथ जो है ना, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने लिखा फ्रॉम द नॉर्थ। फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे हमारा ये क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर? और ये किसका काम कर रहा है? पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है। पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है। ठीक है? तो मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक मतलब कि द से लेकर के नॉर्थ तक पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया हमारा? फाइनाइट वर्ब। क्लियर? आपको मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब लेयर 2 की बात करते हैं। लेयर 3 की बात करते हैं। लेयर 3।
अब लेयर 3 में हम जो बात करने वाले हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या मैं वो बात बता दूं यहाँ? मैं ये बात बता दूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए वो बात नहीं बताते, वो कल में रखते हैं, ताकि आपको यहाँ फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बात आपको यहाँ ना बताऊं, कल के सेशन में बताऊं जब हम एडवर्बियल पढ़ रहे होंगे। तो लेयर 3 में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट तो रखते ही हैं, सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। हम एक काम करते हैं कि विद पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, मॉडिफायर, लेकिन अभी पोस्ट मॉडिफायर में हमने क्या यूज किया? फ्रेज यूज किया। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, अभी हम फ्रेज नहीं यूज करेंगे, अभी हम क्लॉज यूज करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम एस्टेब्लिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर लाफ्ट। ठीक है, मैं कहूं कि आप इसमें फाइनाइट वर्ब खोजिए, तो आप कहेंगे भैया एक और एक दो, दो फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब ये और एक फाइनाइट वर्ब ये। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को अभी हम एनालिसिस करते हैं। जैसे आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये उसका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक आप देखोगे हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये पूरा का पूरा क्या है? क्लॉज है। क्लॉज बनने की शर्त क्या है? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। नेक्स्ट डोर आ चुका है तो कोई बात नहीं, इसको साथ में लेके चलेंगे। ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्लॉज किसके लिए यूज हुआ है? आप सोचिए, कौन ने अगले दरवाजे पे रह रहा है या कौन बगल में रह रहा है? नेक्स्ट डोर का मतलब होता है बगल में। कौन बगल में रह रहा है? तो आप कहेंगे इस आदमी की बात करी जा रही है, ये आदमी जो बगल में रह रहा है उसने हंसा। ठीक है, तो इस आदमी के बारे में किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप ये कहेंगे कि इसके लिए मॉडिफायर्स हैं, मतलब इसको बताने के लिए हमने ये सारी बातें यहाँ से यहाँ तक की लिखी है। तो चूंकि ये बाद में बताया जा रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि नाउन को अगर मॉडिफाई करने जाओगे तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने जाओगे तो एडवर्ब होगा, वर्ब को मॉडिफाई करने जाओगे तो एडवर्ब होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक बात तो हमने ये सीखी कि नाउन है और नाउन के लिए हमने मॉडिफायर यूज किया, तो ये टोटल का टोटल क्लॉज हम ये कह सकते हैं कि क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज तो आपको आपने पहचान लिया क्लॉज, और आपने ये भी देख लिया कि इसी के लिए हमने मॉडिफायर से पूरा का पूरा यूज किया है। तो ये चूंकि पोस्ट मॉडिफायर है और ये एडजेक्टिव क्लॉज भी है, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट क्या है? मैन है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं एक छोटी सी बात और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ एक बार के लिए उसे ध्यान दीजिएगा। ये जो हु है ना, हु है ना, ये एक प्रोनाउन है। हु जो है एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा ये प्रोनाउन आया किसके लिए है? आप सोचिए, ये मैन के लिए आया हुआ है। ये हु प्रोनाउन जो है किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है। तो आप कहेंगे मैन और हु के बीच में क्या कोई संबंध है, क्या कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे कि हाँ एकदम रिलेशन है, ये मैन के लिए ही हु यूज किया गया है। क्लियर? अच्छा, तो अगर ये प्रोनाउन मैन के लिए यूज किया हुआ है और एक रिलेशन बना रहा है, तो हम इसे कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? रिलेटिव प्रोनाउन। और एक टेक्निकलिटी इसमें और भी है, उसे भी समझेंगे। अब ये प्रोनाउन जो है ना, ये जिसके लिए यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ठीक है, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों मैन और हु, अच्छा हु का तो अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता, ये सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये सिंगुलर है या आप देखो यहाँ पे सिंगुलर लगा है ना, लाइव्स, लिव्स, लिव्स, तो सिंगुलर है। अच्छा सिंगुलर क्यों लगा है जबकि इसका तो कोई कैरेक्टर नहीं होता? हु सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर कैसे हो गया? तो आप ये ध्यान से देखोगे कि इस मैन की वजह से ये सिंगुलर हुआ। क्यों? क्योंकि मैन के लिए ही आया हुआ है, तो इसीलिए ये सिंगुलर हुआ है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि एंटीसीडेंट और उसका प्रोनाउन, ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं।
एक्चुअल में लिंक्ड होते हैं और दोनों सेम तरह के कैरेक्टर को, सेम तरह के लेवल को शेयर करते हैं। अगर ये वाला सिंगुलर होगा तो ये वाला भी सिंगुलर होगा, ये वाला प्लूरल होगा ये भी प्लूरल होगा, ये नॉमिनेटिव होगा तो ये भी नॉमिनेटिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब ये दोनों एक ही कैरेक्टर को शेयर कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी बात है, वो हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में बहुत ही गहराई से उसको डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 में, लेकिन फिलहाल के लिए सामने आया है तो मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने रख दी। इतनी बात हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा थिंग जो है ना, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा हमारा एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों मिल करके यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक किसका काम कर रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और ये है हमारा फाइनाइट वर्ब। अच्छा, लेट से मैं कहूं कि यहाँ पे हैज या हैव आपको यूज करना हो, हैज और हैव, तो कौन सा यूज करेंगे? तो आपका जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी वो नाउन जो मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो है ये हेडवर्ड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? हेडवर्ड। तो हेडवर्ड हमारा मैन है, तो इसी के अनुसार हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो हम हैज यूज करेंगे, नहीं कि हैव। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि इसको और समझा सकें थोड़ा सा डीप में। जैसे मैंने लिखा, द बर्ड्स दैट सर्वाइव सर्वाइव्ड द स्टॉर्म माइग्रेटेड। माइग्रेटेड, क्लियर? तो आप कहेंगे कि भैया ये वाला हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये वाला भी फाइनाइट वर्ब है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्लॉज का निर्माण हो रहा है। मतलब ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला उसका फाइनाइट वर्ब, तो ये तो हमारा हो गया क्लॉज। अच्छा, ये पूरा क्लॉज किसके लिए आया हुआ है? मतलब कौन सरवाइव कर गया स्टॉर्म को? स्टॉर्म माने होता है तूफान। कौन सरवाइव कर गया, कौन जी गया तूफान में भी? तो आप कहेंगे कि भैया ये चिड़िया, ये बर्ड्स जी गई, तो ये बर्ड्स के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इस वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए हमने पूरा का पूरा क्लॉज लिख डाला। तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ना, ये हमारा पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है, ये पोस्ट मॉडिफायर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर? अब ये किसके लिए आया हुआ है? ये पूरे क्लॉज को हमने लिखा बर्ड के लिए, बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक मैंने द से लेकर के स्टॉर्म तक, ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? अच्छा, ये डैट क्या है? तो आप कहेंगे कि डैट एक प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? बर्ड के लिए आया है। अच्छा, डैट, डैट आपको पता है ना कि डैट आप बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डैट तो भैया सिंगुलर होता है, लेकिन आप यहाँ देखो, अगर मैं हैज और हैव यहाँ यूज करने की कोशिश करूं, डैट हैज सर्वाइव्ड और डैट हैव सर्वाइव्ड, आप कौन सा चूज करेंगे? आप डैट को देख करके हैज यूज करने की कोशिश करेंगे, जबकि ये बात गलत हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि ये जो प्रोनाउन होता है, ये लिंक्ड होता है इस नाउन से। ठीक है, तो हम इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और उससे ये भाई साहब लिंक्ड होते हैं। अब ये जब लिंक्ड है ना, तो ये दोनों सेम कैरेक्टर को शेयर करेंगे, सेम लेवल को शेयर करेंगे। अगर ये प्लूरल है तो ये भी बात प्लूरल हो जाएगी, तो हम हैव यूज करेंगे यहाँ पे। एक छोटी सी बात, क्लियर? तो आपने देखा कि सिंपल, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि, एक मिनट रुक जाइए, लेट मी, हाँ, हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट एकदम सिंपल एक वर्ड का था और एक वर्ड का हमारा फाइनाइट वर्ब था, लेकिन हम सब्जेक्ट को और थोड़ा 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 लेयर में खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक लेयर यहाँ पे खोला, लेयर 1 में सब्जेक्ट के साथ हमने प्री मॉडिफायर ऐड किया कि यानी सब्जेक्ट के पहले कुछ एडजेक्टिव भी लिखे जा सकते हैं। फिर हमने कहा कि सब्जेक्ट के बाद में भी कुछ लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट के बाद में भी हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में। फिर हमने कहा कि वो तो लिख ही सकते हैं, क्या हम क्लॉज भी लिख सकते हैं? तो हमने ये दिखाया कि आपको क्लॉज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लेयर 3 की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बात भी आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई कि एक हम क्लॉज को भी एज ए मॉडिफायर यूज कर सकते हैं जो सब्जेक्ट को हमारा मॉडिफाई कर रहा होगा। क्लियर? अच्छा, इसमें जो नए लर्नर्स होंगे, जो टपक गए होंगे क्लास 10 देखने के लिए, तो हमें लगता है कि उनका भेजा फ्राई हो जाएगा। तो शुरुआत से आपको जो है ना,
क्लास 1 से मॉड्यूल 2 के क्लास 1 से आपकी शुरुआत करनी होगी, तब जाके इतनी बड़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी और आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ रही होगी। जो भी मेरे लर्नर्स हैं, जो अभी तक बहुत ही पेशेंटली आप वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को, कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं और लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको ये बातें एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी कि भैया क्या बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये है हमारा कौन-सा? लेयर 3, ये है हमारा लेयर 3। अब मैं बात करता हूँ लेयर 4 की। लेयर 4 ठीक है? थोड़ा-सा इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे, है ना? थोड़ी-सी मेरी तबीयत नासाज़ है, थोड़ी-सी खराब है, कोई बात नहीं है। आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, लेयर 4 में हम करेंगे कि सब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन सब्जेक्ट अब हम जेरंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? जेरंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जेरंड क्या है? आपको मैंने बताया कि ये जो वर्ब फाइनाइट वर्ब है, तो फाइनाइट अगर वर्ब आया है, तो कहीं न कहीं नॉन फाइनाइट भी आया होगा, नॉन फाइनाइट भी आया होगा। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में ही कर रखी है, ये जो है ना, मतलब कि जेरंड भी हो सकते हैं, इन्फिनिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? और पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, ठीक है? उनमें से ही है एक जेरंड। जेरंड में आईएनजी यूज किया जाता है और एक नाउन की तरह ही काम करता है, एक नाउन की तरह काम करता है। एक छोटी सी बात है जो आपको पहले से भी पता होगी, ठीक है? 1 मिनट। चलिए, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इसको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा वेटिंग, माने इंतजार करना, एग्जॉस्टेड माने इंतजार करने से आदमी थक जाता है। तो आप ये कहेंगे भैया ये वाला तो हमारा फाइनाइट वर्ब है और वेटिंग क्या है? चूंकि ये आईएनजी फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो जेरंड है, और जेरंड होने का मतलब क्या है? नाउन है। तो नाउन मतलब कि ये सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग यानी कि आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेनिंग कंटिन्यूड, ठीक है? तो ये वाला हमारा फाइनाइट वर्ब है और ये वाला हमारा क्या है? चूंकि जेरंड है, जेरंड नाउन की तरह काम करता है, तो ये सब्जेक्ट भी होगा। क्लियर? तो एक लेयर हमने और खोल दिया। अब चलिए लेयर 5 की बात करते हैं। लेयर 5, अब इसमें हम इन्फिनिटिव की बात करेंगे। सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा वो एज इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव होगा। अब इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब, अगर वर्ब के साथ टू लगा करके यूज करते हैं तो दैट इज इन्फिनिटिव। क्लियर? अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे टू रिट्रीट नाउ, रिट्रीट मैंने वापस लौटना होता है, टू रिट्रीट नाउ वुड फेल। अगर अब हम अभी वापस लौटते हैं तो ये फेल हो जाएगा, ये मतलब कि हमें हरा देगा। तो आप ये देखोगे कि ये वुड जो है हेल्पिंग वर्ब है और फेल जो है मेन वर्ब है। दोनों को मिला दें तो हमारा क्या बनेगा? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, तो हमें तो फाइनाइट वर्ब मिल गया। फाइनाइट वर्ब के इधर जो है हमें क्या खोजना है? नाउन, और नाउन ही हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए, टू रिट्रीट, आपको मैंने बता दिया है कि इन्फिनिटिव जो है ना वो नाउन की तरह भी काम करता है, नाउन की तरह भी काम करता है। तो ये है हमारा नाउन और यहाँ से यहाँ तक है टू रिट्रीट नाउन, है ना? एक नाउन की तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, और ये वाला हमारा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बन गया और ये वाला हमारा फाइनाइट वर्ब। तो हम क्या कर रहे हैं आज के लिए क्लास में? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब क्या क्या कैसे कैसे आते हैं सेंटेंस में, उनको देख रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूं आपको, फिर से मैं समझा दूं एक बार कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब कितने तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखते हैं हमें। सिंपल देखने में लग रहा है कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब आते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितने अलग अलग उनके लेयर्स होते हैं, कितने अलग अलग उनके चेहरे होते हैं, कितने अलग अलग तरह से वो बन के आपके सामने आते हैं, ताकि जब एग्जाम्स में आपके सामने सेंटेंसेज आए तो आप थोड़ा सा परेशान ना होए, आप
सेंटेंस को इजीली पहचान सके कि उनका फंक्शन क्या है, कौन वर्ड किस तरह से फंक्शन कर रहा है, एक एक वर्ड को हम समझ पाए कि वो कैसे काम कर रहा है, ताकि सेंटेंस के अंदर चाहे एरर खोजना हो, चाहे उनके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करना हो, चाहे क्लॉज टेस्ट हो, चाहे इम्प्रूवमेंट हो, बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हमें बहुत मदद मिल सके। ठीक है, बहुत क्या, पूरी चीज इसी से बनती है। अब हमने लेयर कौन सा देखा है यहाँ पे, लेयर 5 देखा, ठीक है, जिसमें हमने सब्जेक्ट को एज इंफिनिटिव यूज किया है। अब हम लेयर 6 देखेंगे, लेयर 6। सॉरी फॉर डेट यार, क्या बोलो, लेयर 6। एक्चुअल में मैं अपना जो है ना लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा, मतलब मैं इतना इजीली बीमार नहीं पड़ता हूँ, ठीक है, और चूंकि मेरी लाइफ स्टाइल इधर हिल चुकी है, मैं जो अपना डेली रूटीन है वो मैं निभा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मे भी हो सकता है कि थोड़ी सी मुझे परेशानी हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेयर 6 की बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है, शानदार वाली बात है। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो होगा ही, तो सब्जेक्ट एज ए फाइनाइट क्लॉज, फाइनाइट क्लॉज। आप कहेंगे भैया कि ये फाइनाइट क्लॉज क्या अलग अलग नाम को आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं बीच में ला करके, तो आपको नाम में नहीं जाना है, नाम में नहीं जाना है, ठीक है, नाम में जाइएगा फिर समस्याएं हो जाएंगी। तो नाम में नहीं जाना है कि वो क्या है कैसे है, धीरे धीरे एक एक चीजें आपको कह रहे हैं ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आप जुड़े तो रहिए। फाइनाइट क्लॉज। अब फाइनाइट क्लॉज क्या होता है कि जब हम आपको मॉड्यूल 3 में प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, तब इन चीजों को आपको बताएंगे कि फाइनाइट क्लॉज और नॉन फाइनाइट क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आप ये समझिए कि जैसे हम एक पूरे के पूरे क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट यूज करें, जैसे मैं आपको यहाँ समझा दूं, यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा का पूरा क्लॉज को सब्जेक्ट की तरह यूज किया क्या, आप कहेंगे नहीं भैया, पूरा क्लॉज कहाँ सब्जेक्ट की तरह हम यूज कर रहे हैं, ये तो एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ये तो वो मॉडिफायर्स हैं जो एक्स्ट्रा चिपके हुए हैं, किससे, मैन से, एक्स्ट्रा चिपके हुए हैं इस मैन से, ठीक है, ये वाला जो सब्जेक्ट है उससे चिपके हुए हैं, हमारा सब्जेक्ट तो ये वाला ही पोर्शन में है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चिपके हुए है। मैं अब कह रहा हूं कि ये क्लॉज को ही, टोटल क्लॉज को ही उठा के एज ए सब्जेक्ट बना दूंगा आपको। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैंने क्या कहा कि ए फाइनाइट क्लॉज को मैं सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा, जबकि यहां आपने देखा कि यहां भी क्लॉज तो है, लेकिन क्लॉज एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं करूं कि पूरे के पूरे क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक विशेष तरह का फंक्शन यूज किया जाता है, जिसको हम डेट क्लॉज के नाम से जानते हैं, डेट क्लॉज। डेट क्लॉज कुछ और नहीं है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, धीरे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखा, डेट ही लाइट सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है। आप कहेंगे भैया ये वाला फाइनाइट वर्ब और ये वाला भी फाइनाइट वर्ब, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहां से यहां तक तो हमारा क्लॉज है, यहां से यहां तक तो क्लॉज है। लेकिन क्या मैं अगर डैट को हटा दूं तो क्या इसको ही लाइट सरप्राइज्ड, क्या ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे जो हमने क्लॉज को लिखा, हमने ये पूरे के पूरे क्लॉज को लिखा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हमें एक अलग सा प्रोनाउन ऐड करना ही पड़ेगा, एक अलग सा प्रोनाउन ऐड करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे फिर तो वही बात हो गई भैया जो यहाँ है, नहीं, आप देखेंगे कि इस नाउन के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन लिखा हुआ है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में हमने कहीं नाउन नहीं दिया हुआ है जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो जब हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे होंगे, तो हमें एक एक्स्ट्रा चीज जो इसका रिप्रेजेंटेटिव हो उसको ऐड करना ही पड़ेगा, ताकि हम इसको इसको ये पूरे के पूरे क्लॉज को हम दिखा पाए, ठीक है। तो हमने एक एक्स्ट्रा
प्रोनाउन ऐड कर दिया, इसको भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से ही जानते हैं, इसको भी हम रिलेटिव प्रोनाउन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि एक डैट हमने अलग से ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, डैट ही लाइट, अब ये पूरे के पूरे क्लॉज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो भी हमारा फाइनाइट वो चेंज होगा, जैसे मैंने यहाँ पे हैज या हैव मैं लिख दूं, तो आप कहेंगे कि भैया डैट की मतलब डैट का जो नेचर होगा उसी के अनुसार हम हैज और हैव को यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस का कोई नेचर नहीं होता है। ठीक है, तो हमें एक अलग से प्रोनाउन ऐड करना पड़ेगा जो ये पूरे क्लॉज को रिप्रेजेंट कर सके, मतलब उनका प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, तो अब इसके अनुसार ही हमारा पे यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है डैट, डैट के लिए तो कहीं अलग से हमारा कोई नाउन नहीं है। ठीक है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए अलग से कोई नाउन तो हमें दिख नहीं रहा है, ताकि उसका नेचर ये ले ले। जब उसका नेचर नहीं लेगा तो डैट का अपना नेचर होगा, तो डैट का अपना नेचर सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, हैव यूज नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई, इतनी बात तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। तो अब यहां से यहां तक की जो बात है, यहां से यहां तक की बात है, हमने डैट क्या यूज किया, अब डैट को मॉडिफाई ये नहीं कर रहा, जबकि आप यहां देखोगे कि मैन को मॉडिफाई करने के लिए हमने पूरा क्लॉज लिखा था, लेकिन यहाँ पे डैट को मॉडिफाई करने के लिए नहीं लिख रहे हैं हम इस क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मतलब आईना देने के लिए, एक चेहरा, एक शक्ल देने के लिए हमने डैट को यूज किया कि इसको पकड़ो। ठीक है, तो डैट ही लाइट सरप्राइज्ड, क्लियर। तो अब यहां से यहां तक जो बात है, क्योंकि डैट से एक क्लॉज, मतलब ये क्लॉज के लिए हमने रिप्रेजेंट किसको किया, कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसको किया, एड डैट को, इसीलिए इसका नाम हम दे देते हैं डैट क्लॉज, डैट क्लॉज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ना एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा डैट द रूमर्स, रूमर्स, अरे क्या लिख रहा हूं, मतलब हैंडराइटिंग की लग जाती है कभी कभी, कभी कभी हैंडराइटिंग की लग जाती है। द, यार, डैट द रूमर्स वर ट्रू इमर्स्ड, इमर्स्ड। ठीक है, आप कहेंगे भैया ये वाला फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और वेयर ये वाला हमारा एक फाइनाइट, क्लियर। लेकिन इस वाले फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ये वाला है द रूमर्स। द रूमर्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, इस वाले फाइनाइट वर्ब का। तो यहां से यहां तक हमने कहा, यहां से यहां तक हमने कहा ये तो हमारा क्लॉज है, और क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक प्रोनाउन ऐड किया, आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अनुसार हमको फाइनाइट वर्ब ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग कौन से स्ट्रक्चर की लेयर खोल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब की लेयर्स को हम खोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये डैड जो है ना, डैड क्या काम कर रहा है, ये पूरा क्लॉज क्या काम कर रहा है, फाइनाइट वर्ब कहाँ है। तो ये लेयर बाय लेयर आपको समझ में आ रही होगी। अब हम काम करते हैं लेयर 7, लेयर 7, लेयर, लेयर 7 ठीक है, तो जैसा कि हमने डैट क्लॉज सीखा, अब क्या हम उसको डब्ल्यू एस क्लॉज में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या हम सब्जेक्ट को एज ए डब्ल्यू एस क्लॉज भी लिख सकते हैं क्या, तो उसके भी लिए हम देखते हैं, सब्जेक्ट को हम एज ए डब्ल्यू एस क्लॉज भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो एक तो एग्जाम्पल से इसको भी समझाने की आपको कोशिश करता हूं। मे बी क्लासेस आज थोड़ी सी तेज हो रही होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड को आप मैनेज करेंगे। जैसे मैंने लिखा वर्ड सी विस्पर्ड, विस्पर्ड माने फुसफुसाना, विस्पर्ड, लिंगर, लिंगर। ठीक है, आप कहेंगे भैया ये वाला हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब, विस्पर्ड क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब, लेकिन इस वाले इस वर्ड का सब्जेक्ट क्या है, हमारा सी। तो यहां से यहां तक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब चूंकि मिल गया, तो यहां से यहां तक हमारा क्या बन गया, तो ये बन गया हमारा क्लॉज। और इस क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा प्रोनाउन ऐड किया। ये वाला प्रोनाउन क्या है, आरपी।
रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हमने यहाँ पे फाइनाइट क्लॉज लिखा क्या? फाइनाइट क्लॉज लिखा क्या? तो मैं कहूंगा कि मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इसकी क्या है, क्यों नहीं लिखा, फाइनाइट क्लॉज क्या होता है, इसको हम मॉड्यूल 3 के प्रोनाउन वाले चैप्टर में सीखेंगे बहुत डिटेल में। आपको पता है कि हमारी क्लासेस बहुत डिटेल होती हैं, मतलब बहुत बारीक होती है। ठीक है, अगर ध्यान से सीखेंगे मजा ही आ जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जैसे यहाँ पे मैं कहूं कि हैज या हैव आप यूज करो, तो आप व्हाट के अकॉर्डिंग यूज करोगे? ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? हैव नहीं यूज करोगे। अच्छा, आप कहोगे कि भैया व्हाट का अगर मान लो कि यहाँ पे कोई और नाउन ऐड कर देते और नाउन के लिए हमारा व्हाट आया होता, तो क्या व्हाट का जो नेचर है वो काम करता या उस नाउन का नेचर काम करता? तो जिस नाउन के लिए व्हाट आया होता उसका नेचर काम करता, तो वो अलग स्ट्रक्चर है, उसको हम लोगों ने अलग, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में बार बार मैं दिखा रहा हूं आपको, हमने यहाँ पे उसे सीख रखा है। ठीक है, जब हम पोस्ट मॉडिफायर के रूप में क्लॉज को यूज कर रहे थे वहां हमने देखा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, हाँ ठीक है। तो अब ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है पूरे के पूरे क्लॉज के लिए। ठीक है, ये हमारा एक प्रोनाउन है। तो अब हमने क्या किया कि ये पूरा का पूरा यहां तक हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। ओके, एक और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा हु एवर रोट, जिसने भी लिखा, हु एवर रोट दिस, जिसने भी लिखा, वैनिस्ड, वैनिश का मतलब गायब हो गया, जिसने भी उसे लिखा वो गायब हो गया। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि हु एवर रोट, फिर आप कहेंगे भैया ये वाला स्ट्रक्चर से तो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कहा कि ये पूरा का पूरा क्लॉज पहले यहां लिखेंगे और उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन यहां लिखेंगे। एक काम करते हैं, आप देखो तो यहाँ पे हमारा फाइनाइट वर्ब मिला और ये फाइनाइट वर्ब मिला, इसका सब्जेक्ट ये वाला है। तो आप कहेंगे कि भैया कि वो प्रोनाउन कहाँ गया जो आप रिप्रेजेंटेटिव की तरफ में यूज कर रहे थे, वो तो इसमें दिख ही नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं, इसको खोलते हैं। जैसे जैसे हु, सी, हमने एक्स्ट्रा सी ऐड कर दिया, यहाँ पे ही भी आप यूज कर सकते हैं, दे भी यूज कर सकते हैं, आई भी यूज कर सकते हैं, वी भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सी को यूज किया। रोट दिस, ठीक है, वैनिस्ड, एक्चुअल में जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो ये वाला था हमारा। ठीक है, तो जब हमने हु और सी दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? हुएवर। ठीक है, तो आप ये परेशान नहीं हो कि इस वाले स्ट्रक्चर में भैया आपने रिप्रेजेंटेटिव अलग से ऐड करे थे, डेट वाले स्ट्रक्चर में भी आप अलग से ऐड करे थे, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में तो है ही नहीं। तो ये इसका मतलब ये है कि हु और सी को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया? हुएवर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके हमने एक वर्ड बनाया हुएवर। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक की जो क्लॉज है, यहां से यहां तक का जो क्लॉज है, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आपको पता चल रहा है? मैं वो सिखा रहा हूं कि कल को ये सेंटेंस आपके एग्जाम में उपस्थित होंगे तो आपको हैरानी नहीं होगी कि भैया क्या आ गया हमारे एग्जाम में, पेपर में। उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सेंटेंस काम कैसे कर रहा है, ये कौन से स्ट्रक्चर में चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले से आप देखे रहेंगे, पहले से आप लेयर बाय लेयर ओपन करके रखे होंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो अभी यहां से यहां तक का पूरा जो, यहां से यहां तक का पूरा जो आपको क्लॉज दिख रहा है, क्लॉज दिख रहा है। ठीक है, ये क्लॉज जो है, यही हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस का काम कर रहा है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो एक बात आप कह सकते हैं क्या कि यहां से यहां तक जो बातें हैं क्या ये नाउन है? जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। क्लियर? अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब हमारा लेयर होगा लेयर 8। लेयर 8 ये होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड, या हम ये कहें कि मैक्स लेयरिंग, मतलब कि आप जो है ना इस सेंटेंस को मैक्स लेयरिंग कर देंगे, मतलब लेयर पर लेयर चढ़ा देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूं, आप देखने की कोशिश करेंगे, यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस लंबा है। जैसे मैंने लिखा एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट द कमिटी, कमिटी कमिटी हैड planned
for over 3 long years has or have been collapsed. कोलैप्स्ड। आप कहेंगे भैया इसमें हमको पहले फाइनाइट वर्ब खोजना सिखाइए, तो चलिए खोजते हैं फाइनाइट वर्ब। देखिए यहां से यहां तक हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब, ये वाला हेल्पिंग वर्ब और ये वाला मेन वर्ब, ये वाला है हमारा फाइनाइट वर्ब, यानी इसका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा। छोड़िए अभी के लिए छोड़ते हैं। अब देखिए तो एक फाइनाइट वर्ब यहाँ दिख रहा है, हैड प्लान। तो इस हैड प्लान के लिए एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो है द कमिटी, क्योंकि वो मतलब इजीली आपको विजिबल है कि यहाँ पे हमको फाइनाइट वर्ब मिला तो इधर हमारा एक सब्जेक्ट मिल गया द कमिटी। ठीक है, चलिए अब फाइनाइट वर्ब से जस्ट पहले यहां से यहां तक एक पूरा का पूरा क्लॉज है, द कमिटी हैड प्लान फॉर ओवर 3 लॉन्ग ईयर्स। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्लॉज है, क्लॉज है, क्लॉज है। ठीक है, अब इस क्लॉज के लिए रिप्रेजेंटेटिव हमने क्या यूज किया, दैट। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए, ये एवरीथिंग क्या है, एवरीथिंग ही एक्चुअल में सब्जेक्ट है, एवरीथिंग ही क्या है एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस का। अब ये पूरा का पूरा डेट आ गया, तो डेट क्या है, ये पूरे के पूरे क्लॉज का रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, अब यहां से यहां तक की जो बातें हैं ना, ये एक्चुअल में मॉडिफायर है, किसके लिए, एवरीथिंग के लिए। मतलब कि एवरीथिंग जो भी चीजें दैट द कमिटी हैड प्लान फॉर 3 लॉन्ग ईयर, जो 3 लंबे सालों तक कमिटी ने जो भी प्लान किया था वो कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूं ये हैज हैव के साथ हमने ये ऑब्लिक क्यों डाला, ठीक है, क्योंकि आपको मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्लैश इसलिए डाला कि मैं आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया हैज यूज करोगे या हैव यूज करोगे। आप देखोगे कि 3 लॉन्ग ईयर्स देख करके लोग हैव मार देंगे, जबकि ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल में सब्जेक्ट हमारा एवरीथिंग है, और इस एवरीथिंग के अनुसार हमारा क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, एक्चुअल में थोड़ा सा ये लेयर बाय लेयर होता है, मतलब बहुत सारे लेयर में बटा होता है। तो मैंने कोशिश की आपको ये बात समझाने के लिए, 8 लेयर में हमने आपको बातें समझाई। एक बार के लिए मैं पुनः रिकैप कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या सीखा। देखिए सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर 4 मुख्य प्लेसेस होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा बनाने के लिए, मतलब उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को वो के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 6 दिख रहे हैं ये एलिमेंट्स है सेंटेंस, इन्हीं को मिला जुला करके हमें सेंटेंस बनाना है, जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वो मुख्य होते हैं, इनका आना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस हो ये उसमें उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे, अगर ये नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भैया इन्हीं को तो मिला जुला के बनाना है। कभी ये दोनों को रखने के बाद कभी इसको रख लो, कभी इसको रख लो, कभी इसको रख लो, कभी इसको रख लो, कभी इन दोनों को मिला के रख लो, कभी इसको मिला के रख लो, कभी इसको मिला के रख लो। किसी तरह आप बनाओगे ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो करोगे उनका। तो वो हमने 4 ब्लॉक में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रखा है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, एडवर्बियल्स। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं। आज की क्लास में हमने क्या सीखा था कि ब्लॉक 1 का पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। तो हमने क्या किया, फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा एक्सपेंड तो कर नहीं सकते। फाइनाइट वर्ब का क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम 1-2 हेल्पिंग वर्ब ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को तो एक्सपेंड किया जा सकता है, सब्जेक्ट को तो फैलाया जा सकता है, लेयर दर लेयर फैलाया जा सकता है। तो हमने कहा कि चलो 8 लेयर में हम उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, बेयर मिनिमम तो यही बात होगी कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन बात इतनी छोटी थोड़ी है, बात और भी है। जैसे हमने लेयर 1 में देखा कि हम मॉडिफायर्स का यूज कर रहे हैं। कौन से मॉडिफायर का, प्री मॉडिफायर का, यानी कि नाउन जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है उसके पहले उसका मॉडिफायर डाल दें, तो मॉडिफायर क्या हो जाएगा, नाउन का एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि प्री मॉडिफायर तो ऐड कर ही रहे हैं, हम पोस्ट मॉडिफायर भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा मैन, और मैन के बारे में हमने यहाँ पे इन द कॉर्नर, ये हमारा मॉडिफायर्स है। लेकिन चूंकि प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है।
यानी कि ये कौन से पोस्ट मॉडिफायर है। तो क्या इनको एडजेक्टिव कह सकते हैं? एकदम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट बन गया हमारा। फिर देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर हमने लेयर 3 में देखा कि हम पोस्ट मॉडिफायर भी यूज करेंगे। पहले लेयर में प्री मॉडिफायर, दूसरे लेयर में पोस्ट मॉडिफायर लेकिन फ्रेज के रूप में, तीसरे लेयर में सब्जेक्ट को साथ हम पोस्ट मॉडिफायर ऐड कर रहे हैं लेकिन क्लॉज को ऐड कर रहे हैं, क्लॉज को ऐड कर रहे हैं। तो हमने एक पूरे के पूरे क्लॉज को लिखा। फिर हमने बताया कि यहाँ पे जो प्रोनाउन है और ये जो नाउन है, ये दोनों आपस में मिले होते हैं, इसीलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आते हैं उनको एंटीसीडेंट बोला जाता है। और दोनों लिंक्ड होते हैं, दोनों मतलब एक ही, अगर दोनों एक ही तरह के कैरेक्टर को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और चूंकि ये क्लॉज है और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस नाउन के बाद आ रहा है, इसीलिए इसको हम पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो यहां से यहां तक की बात हमारी क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। क्लियर? अब लेयर 4 में हमने सीखा कि जिरंड को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। तो जिरंड आ गया हमारा, उनको एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। फिर लेयर 5 में हमने देखा इन्फिनिटिव को भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, तो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। अब हमने देखा लेयर 6 में कि डैट क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया और उस क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक अलग से प्रोनाउन ऐड कर दिया डैट, तो ये पूरा का पूरा जो है ना एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है और इसको ही हम डैट क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो क्या डब्ल्यू एच क्लॉज भी लिखा जा सकता है? जी हाँ, डब्ल्यू एच क्लॉज हो गया, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया, क्लॉज के रिप्रेजेंटेटिव में एक डब्ल्यू एच वर्ड हमने ऐड कर दिया। फिर हमने एवर वाली कहानी सीखी। एवर 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 कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये एवर वाली कहानी सीखी। हु और सी को मिला के हमने एवर ऐड कर दिया, ठीक है। अब लेयर में मिक्स्ड, ये मिक्स्ड है, बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ जुड़ी हुई है, मिक्स्ड है। तो आपको देख रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या है? ये सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, बस 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 बस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, लेकिन है क्या दरअसल? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। कल हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब प्लस एडवर्बियल्स। क्लियर? तो आपको होमवर्क मैं भेज दूंगा और उम्मीद है कि आप उस होमवर्क को करेंगे। 15 सेंटेंसेस हैं उसमें और 15 सेंटेंसेस को आपको एनालिसिस करना होगा। 15 सेंटेंस को आपको एनालिसिस करके, जिस तरह से मैंने एनालिसिस करी है, आप एनालिसिस करके बता देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारी क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।